राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछी गई है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया, दिसंबर महीने में 2019 में पूछा गया सवाल है। तो मैथ्स में कैसे ही पेपर 2 के लिए है, तो 30 में से आपका 30 कैसे आएगा मैथ्स में, वो टारगेट रहेगी हमारी। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। 31 से स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो आपके CDP के क्वेश्चन होते हैं। तो 31 से मैथ स्टार्ट होता है 60 तक। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, x का दिया गया है मान 2 के पावर क्यू इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 का पावर 3, और y का भी वैल्यू दिया गया है, z का भी वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर HCF पूछ रहा है, HCF कितना है XYZ का। तो HCF कैसे हम लेते हैं, HCF जो कॉमन फैक्टर होता है वो लेते हैं, मतलब तीनों में ही प्रेजेंट हो। तो तीनों में कौन सा और सबसे कम जो पावर है सभी में प्रेजेंट हो, और सबसे कम पावर मिनिमम पावर जो होता है वो हम लेते हैं। तो 2 तो सब में ही है, और देखते हैं 2 का पावर सबसे कम कहाँ पर है। 2 का पावर 2 है, मतलब HCF में 2 का पावर 2 रहेगा, इंटू 3 का पावर कितना है कम, 3 का पावर भी सभी में है, 3 का पावर 2 कम है, तो 3 का पावर भी 2 रहेगा, इंटू 5 के पावर कितना है कम, 5 के पावर 2 है कम, तो 5 के पावर 2 होगा, इंटू 7 का पावर कितना कम है, 7 का पावर 3 है। अगर LCM आपको पूछता तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होता वो लेते हैं हम। यहाँ पर HCF पूछा है, तो यहाँ पर HCF पूछ रहा है, इसलिए सबसे कम जो वैल्यू है वो हम ले रहे हैं। अभी 2 का पावर 2 मतलब 4, इंटू 3 का पावर 2 9, इंटू 5 के पावर 2 हो गया 25, 7 का पावर 3 हो गया 343, और सभी का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो होगा 25 चौका 100, 100 इंटू 9 900, इंटू 343। 900 को हम लिख पाएंगे 30 का स्क्वायर, यहाँ पर वैसे ही दिया गया है, तो 30 का स्क्वायर होगा, इंटू 343 को लिख पाएंगे 7 का पावर 3। तो ऑप्शन जो दिया गया है उसी के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो आंसर हमारा निकला 3 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 3, जो कि ऑप्शन 1 में है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। दिया गया है हमें ये 52272 का वैल्यू दिया गया है p² इंटू q² इंटू r का पावर 4, वेयर PQR आर प्राइम नंबर। PQR क्या है, प्राइम नंबर है। देन द वैल्यू ऑफ P प्लस Q माइनस R, इसका वैल्यू क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, ये जो 52272 है उसे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 52272 का फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे, आप जो LCM मेथड है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो करने के बाद आपको देखना 2 का पावर 4 आएगा, इंटू 3 का पावर 3 आएगा, इंटू 11 का पावर 2 आएगा। ये फैक्टराइजेशन करने के बाद आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, तो यहाँ पर ये इक्वल दिया गया है p का पावर 2 इंटू q का पावर 3 इंटू r का पावर 4। अभी मैच करेंगे कौन सा पावर किससे इक्वल होगा। p का पावर 2 मतलब p का जो वैल्यू होगा वो 11 होगा, तो हमने यहाँ पर p का जो वैल्यू है वो 11 निकाला है, और जो q है, q का पावर 3 है, मतलब q का वैल्यू जो है वो 3 होगा, और जो r है, r का पावर 4 मतलब r का पावर r हो गया 2।
अभी पी क्यू आर तीनों का ही वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। लिखा है 2p, 2p मतलब 22 प्लस q दिया गया है 3 माइनस r है 2, तो कितना होगा 25 माइनस 2 हो गया आपका 23, जो कि ऑप्शन 3 में है। 33 पे चलते हैं। इफ द 7 डिजिट नंबर 134x58y इज डिविजिबल बाय 72। एक नंबर दिया गया है जो कि डिविजिबल लिखा है 72 से, तो वैल्यू निकालो 2x प्लस y का। तो 72 से डिविजिबल का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है वो 72 मल्टीप्लिकेशन होता है 8 इंटू 9 का। मतलब अगर ये जो संख्या दिया गया है 8 और 9 दोनों से डिविजिबल हो तो ये टोटल जो संख्या है वो 72 से डिविजिबल होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूट क्या है? 3 लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होता है तो वो टोटल जो संख्या है वो भी 8 से डिविजिबल होता है। ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो चेक करेंगे लास्ट का जो 3 डिजिट का, तो पुट करके देखेंगे। 5 8 0 से स्टार्ट करेंगे। 5 8 0 देखेंगे 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं होगा। 1 भी नहीं होगा, 2 नहीं होगा। 5 8 4 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। मतलब यहाँ पर हमने y का जो वैल्यू है वो निकाला है 4। तो y का वैल्यू हमें मिल गया। अभी टोटल संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना है। 9 का डिविजिबल रूट क्या है? सभी जो नंबर दिए गए हैं उन सब का सम अगर 9 से डिविजिबल हो तो वो टोटल जो संख्या दी गई है या पूरी जो संख्या है वो 9 से डिविजिबल होगा। सभी को अगर ऐड करेंगे तो होगा 25 प्लस y प्लस x। y का तो वैल्यू हमने पुट किया है ना। तो अगर ये 9 से डिविजिबल होगा मतलब 9 का मल्टीपल लिखेंगे हम। 9 तो नहीं लिख सकते क्योंकि अगर 9 लिखेंगे तो 25 से जब 9 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगा। 18 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 25 से वो छोटा है। 27 लिख सकते हैं क्योंकि वो 25 से बड़ा है। तो वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव से आएगा। तो x का वैल्यू हमने पाया कितना 2। तो x का वैल्यू हमें 2 मिल गया, y का वैल्यू 4 मिल गया। अभी हम 2x प्लस y निकालेंगे। 2x मतलब 2 इंटू 2 प्लस y मतलब 4, तो हो गया टोटल 8। तो वैल्यू निकल कर आया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर समान c स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर होता है। मतलब दोनों का स्क्वायर का सम थर्ड का स्क्वायर से इक्वल अगर हो जाए मतलब ये ट्रिपलेट है। अभी फर्स्ट का चेक करते हैं। पहला जो बड़ा संख्या है वो सी में आएगा और जो दोनों है वो ए बी होते हैं। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर जो होता है 576। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 625 हो गए जो कि 25 का स्क्वायर होता है। तो ये तो 25 का स्क्वायर हमें मिल गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है मतलब ये ट्रिपलेट में आएगा। 2 में चलते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225 और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो होगा 289 जो कि 17 के स्क्वायर के बराबर है। तो ये भी ट्रिपलेट में आ रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं।
11 का स्क्वायर होता है 121, 60 का स्क्वायर होता है 3600, जो कि ऐड करने के बाद हो जाएंगे 3721। 3721 जो है वो 63 का स्क्वायर नहीं है, तो ये ट्रिपलेट नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। 4 का अगर चाहो तो भी चेक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर व्हिच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है एंगल, मान लो एंगल हो गया, लेट एंगल x डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है 90 से माइनस करते हैं हम एंगल को, और सप्लीमेंट जो होता है वो 180 से माइनस होता है। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट। और बोला है जो सप्लीमेंट है वो 4 टाइम है कॉम्प्लीमेंट का, तो जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा सप्लीमेंट जो है 4 टाइम है कॉम्प्लीमेंट का। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 360 माइनस 4x, 180 माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका 360 को इस साइड लेंगे, ये अगर उस साइड लेंगे तो होगा माइनस 180 इक्वल माइनस 3x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x निकल कर आएगा 60। x हो गया आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पर पूछा था एंगल का वैल्यू कितना है, तो 60 डिग्री निकल कर आया। अभी 36 पर चलते हैं। इफ द एंगल इन डिग्री ऑफ ए ट्राइंगल आर एक्स 3x प्लस 20 एंड 6x, द ट्राइंगल मस्ट बी। तो हमें पता है ट्राइंगल का जो 3 एंगल्स होते हैं उनका अगर हम ऐड करेंगे या सम करेंगे तो 180 से बराबर होगा। तो वो देख लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेंगे, 3x प्लस 20 प्लस 6x इक्वल हो गया आपका 180 से बराबर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 3x 10x हो गए, 10x प्लस 20 इक्वल 180, 10x इक्वल हो गया 160 और x निकल कर आया आपका 16। तो अभी तीनों एंगल भी हम निकाल सकते हैं। तो एक का आएगा 16, दूसरे का आएगा 16 इंटू 3, 48 प्लस 20 हो गया 68, और जो तीसरा है 16 इंटू 6 हो जाएगा 96। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक जो एंगल निकल कर आया, एक है 90 से ज़्यादा। तो मतलब क्या हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि एक 90 से बड़ा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ, डी दोनों ट्राइंगल दिया गया है, सी का जो एंगल है वो एफ से बराबर है, ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ, ई एफ, एफ। तो दिया गया है यहाँ पर सी जो है वो ई एफ से बराबर है, ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है, और जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है। तो क्या हो गया, ये जो दोनों हैं ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस के वजह से क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ का।
किसकी वजह से? ये दोनों साइड दिया गया है, एक एंगल है, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस की वजह से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उसका मतलब ए बी भी डी ई के बराबर हो जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा आपका डी ई से। तो इक्वेशन दिया गया है ए बी बराबर डी ई, मतलब 2x माइनस ए 1 इक्वल 5x माइनस 4। तो करेंगे 2x माइनस 5x हो जाएगा माइनस 3x माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल हो जाएगा 3/3 जो कि 1 के बराबर है। तो यहाँ पर वैल्यू पूछा था x का जो कि 1 निकल कर आया। अभी 38 पे चलते हैं। वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज p सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल दिया गया है, एक साइड दिया गया है 5, एक साइड दिया गया है 10, तो तीसरे साइड को हम x मान लेते हैं। तो पेरीमीटर जो है वो तीनों साइड का सम होता है, मतलब 5 प्लस 10 प्लस x, ये हो जाएगा। तो p बराबर हो जाएगा आपका 15 प्लस x से। तो ट्राइंगल का जो इनइक्वालिटी है, p एक क्या है? इंटीजर है। ट्राइंगल का इनइक्वालिटी क्या बोलता है? दोनों साइड का सम अगर आप करेंगे तो वो जो थर्ड साइड है उससे ज़्यादा होगा। दोनों साइड का सम जो है वो तीसरे साइड से ज़्यादा होगा। दोनों साइड का सम जो है वो तीसरे से क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, 10 प्लस 5 15 x ये होगा, मतलब x 15 से छोटा होगा क्योंकि जो एडिशन दिया गया है वो x से बड़ा होगा, हाँ कि नहीं? तो 15 से छोटा होगा x। उसके बाद ले दिया गया है 5 प्लस x जो है वो ग्रेटर देन 10, मतलब 10 से 5 को माइनस करेंगे तो 5 होगा, तो होगा ये x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 10 से, तो ये दोनों जो है यहाँ पर हमने निकाला था p जो है वो 15 प्लस x से बराबर है। तो मतलब x की जगह ये जो दिया गया है x 10 प्लस x ग्रेटर देन 5, इसमें क्या होगा? x हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, हाँ कि नहीं? तो मतलब जो x का वैल्यू होगा वो 6 to 14 के बीच में रहेगा। 6 से 14 के बीच में x का वैल्यू रहेगा। तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर आपका होगा 15 प्लस 6 जो है वो 21। अगर 14 अगर पुट करेंगे तो p का वैल्यू हो जाएगा 29। तो 21 29 पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। लेट x बी द मीडियन ऑफ द डाटा 13 8 15। तो दिया गया है इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 18, 18 से अगर 8 को रिप्लेस किया जाए देता मीडियन ऑफ द डाटा इज y। तो मीडियन हो गया आपका y। तो सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो सम कितना निकल कर आएगा? पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो होगा 8 9 13, 13 दो बार है, 14 जो है वो 4 बार है, 15 जो है वो 3 बार है, उसके बाद 16 जो है वो 2 बार है,
और 17 जो है वो 2 बार है। तो यहाँ पर टोटल 15 वैल्यू है, तो मतलब जो 8 पोजीशन पे है, जो 8 पोजीशन पे है वो होगा आपका मीडियन। तो क्या होगा मीडियन? मीडियन हो गया आपका 4, मीडियन हो गया 14। तो x हो गया आपका वैल्यू 14। 8 को अगर रिप्लेस किया जाए 18 से, तो 8 की जगह अगर आप 18 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? अरेंज अगर करेंगे तो यहाँ पर ना रहकर यहाँ पर आ जाएगा 18। तो मीडियन अभी भी 8 टर्म है, तो 8 टर्म अगर जाएंगे तो हो जाएगा 15। तो मीडियन आपका हो गया 15, तो y हो गया आपका 15। रिप्लेस करने के बाद मीडियन y हो गया ना, तो इसलिए y 15। तो दोनों का सम कितना होगा? 29। तो दोनों का सम पूछा था, हो गया 29। 40 पे चलते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 white, 2 blue and 5 red ball. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is not red? टोटल बॉल बैग में कितना है? 3 + 2 + 5 कितना हो गया? 10 हो गया टोटल बॉल। उसके बाद लिखा है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज नॉट रेड। रेड नहीं आएगा, इसका मतलब 3 + 2 5। तो प्रोबेबिलिटी P नॉट रेड कितना होगा? नॉट रेड कितना होगा? 5 / टोटल जितना है 10, तो हो गया 1/2 हो गया 1/2। तो आंसर कितना होगा? 1/2, जो कि ऑप्शन 4 में है। अभी 41 पर चलते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर। तो एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया जो है वो दिया गया है 194 मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है वो दिया गया है 8 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो दिया गया है 6 मीटर, और हाइट आपको नहीं दिया गया है, और उसका वॉल्यूम पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 2 × लेंथ × ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ × हाइट प्लस हाइट × लेंथ। टोटल सरफेस एरिया हमें दिया गया है 194 इक्वल 2 × L × B 48 प्लस B × H, B × H 6H प्लस H × L, तो 8H। ये हो गया आपका। तो 194/2 या इक्वल 48 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 प्लस 14 × 2 अगर करें, क्योंकि 8H प्लस 6H 14H, 14H से 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 28H। उसके बाद क्या होगा? 194 - 96, 96 को अगर इस साइड लेके आएंगे तो होगा 98। तो 98 इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? 28H। तो H कितना हो जाएगा? H हो जाएगा अपना 98/28, जो कि हो गया 3.5। तो हाइट हमें मिल गई। अभी वॉल्यूम पुट करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? क्यूबॉइड का लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट। तो लेंथ दिया गया है 8 × ब्रेड्थ दिया गया है 6, हाइट हमने अभी निकाला 3.5। अगर इन सब का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो यूनिट प्लेस में 8 आएगा, मतलब एक ही आंसर है, हो जाएगा 168 इसका आंसर।
42 पे चलते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रापीजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रापीजियम का एरिया दिया गया है 105, तो एरिया दिया गया है 105, हाइट दिया गया है आपको 7 सेंटीमीटर और डिफरेंस दिया गया है पैरेलल साइड का 6, डिफरेंस है आपका 6। मतलब अगर आप लॉन्गर साइड को x मान ले तो शॉर्टर साइड कितना होगा, x - 6 होगा ना। डिफरेंस 6 मतलब लॉन्गर साइड अगर x हो गया तो जो शॉर्टर साइड है वो x - 6 हो गया, दोनों का डिफरेंस 6 निकलेगा ना। तो ट्रापीजियम का जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू h इंटू a प्लस बी क्या है, लॉन्गर साइड प्लस शॉर्टर साइड। तो एरिया दिया गया है 105 पुट कर लेंगे इक्वल 1/2, हाइट दिया गया है आपको 7 और लॉन्गर और शॉर्टर x प्लस x - 6 होगा 2x - 6। इसे सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ से कॉमन जाएगा तो होगा कितना, 7 से अगर काट देंगे पहले, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये जाए 15 इंटू ये 2 जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो होगा 30 किसके बराबर है, 2 अगर इससे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 3 और 2 से इसे अगर कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 15, तो होगा x - 3 इक्वल 15। तो x इक्वल कितना होगा 15, माइनस अगर उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x निकल कर आएगा हमारा 18। तो यहाँ पर आपको पूछा था लॉन्गर साइड का लेंथ कितना है, लॉन्गर साइड को हमने x माना था, x का वैल्यू हमारा निकला 18। अभी 43 पे चलते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है CSA जो है आपको दिया है 94.2 और रेडियस दिया गया है 3 और जो पाई का वैल्यू है वो 3.14 लेने के लिए बोल रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का 2πRh, 2 इंटू 3.14 इंटू R का वैल्यू है 3 इंटू H का वैल्यू है कितना, हमें दिया नहीं है तो H लिख देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है हमें 94.2 और 2 इंटू 3.14 इंटू 3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18.84 और H लिखा है तो H रह जाएगा। अगर हम इससे कैंसिल करेंगे तो आपका निकल कर आएगा हाइट 5 सेंटीमीटर। हाइट हमें निकाल लिया। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, πr²h। तो पाई तो दिया गया है 3.14 इंटू R का स्क्वायर मतलब 9 इंटू H दिया गया है आपको 5 और इन सब का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 141.3, जो कि आपका आंसर 2 में है, ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ 14, 12, 34 एंड 30, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन द ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो अगर x हम सभी में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 14 प्लस x, 12 प्लस x, 34 प्लस x, 30 प्लस x, इतना होगा। तो प्रोपोर्शन दिया गया है मतलब इसका जो अनुपात है इन दोनों का अनुपात से इक्वल होगा। मतलब ये बोल रहा है कि 14 प्लस x
डिवाइड 12 प्लस एक्स जो है वो बराबर होगा 34 प्लस एक्स डिवाइड 30 प्लस एक्स से बराबर होगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो होगा 14 प्लस एक्स इंटू होगा 30 प्लस एक्स, ये बराबर आपका होगा 12 प्लस एक्स इंटू 34 प्लस एक्स। अगर एक्सपांड करेंगे तो कितना होगा 14 इंटू 30 420 प्लस 14 इंटू 4 14x प्लस 30x, ये बराबर होगा 12 इंटू 34 होगा 408 प्लस 12x और ये एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 34 प्लस 34x प्लस 12x कितना होगा 46x प्लस एक्स का स्क्वायर, दोनों साइड एक्स का स्क्वायर आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा 420 प्लस 44x, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे ये बराबर होगा 408 प्लस 46x के बराबर। अभी इसको अगर आप 420 से 408 को माइनस करेंगे तो होगा 12 जो है 46 से 44 का अगर माइनस करेंगे तो होगा 2x, तो x बराबर हो जाएगा 6 और यहाँ पर दिया गया है 12x प्लस 9, तो 12 इंटू 6 72 प्लस 9 का रूट दिया गया है, तो 81 का जो रूट निकलेगा वो 9 होगा। कितना होगा 9, ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो रेगुलर हेक्सागन है, जो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, रेगुलर हेक्सागन जो है जितना साइड है उतना ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा। यहाँ पर हेक्सागन दिया गया है, नहीं रेगुलर जो पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन में जितना साइड होता है उतना ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है। अगर n नंबर ऑफ लाइन्स है तो n नंबर ऑफ सिमेट्री होगा, लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएगा। हेक्सागन जो है उसमें n का वैल्यू 6 होता है, यहाँ पर होगा 6 अगर उसका साइड है तो मतलब लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी 6 निकल कर आएगा, ना कि 4। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन 2 में चलते हैं। दिया गया है रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड हैज 10 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हाँ 10 साइड है तो 10 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएगा। ये रेगुलर डेकागन, तो यहाँ ये सही है। और ऑप्शन नंबर 3 पे चेक करते हैं। ए सर्कल हैज नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये जो दिया गया है तो इसके इन्फिनिटली मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएगा, तो नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री दिया गया है, नहीं ये करेक्ट नहीं है, होगा इन्फिनिटली मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सही होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो है एन एंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जो एंगल होगा, एंगल जो है वो कितना लाइन्स ऑफ सिमेट्री उसमें जाएगा, तो एक ही जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर एक ही होता है। एक ही लाइन दो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा एक एंगल में। तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री गलत है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट।
46 दिया गया है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन दिया गया है ऑल्सो सैटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब ये किसके बराबर आएगा। तो 10x प्लस 60 होगा 10x प्लस 60 प्लस 8x माइनस 24 इसके बराबर आएगा 25x माइनस 20 के बराबर आएगा। तो ये अगर करेंगे 10x प्लस 8x होगा 18x प्लस 60 माइनस 24 कितना आएगा 6 36, तो ये बराबर होगा आपका 25x माइनस 20 से। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे होगा 25 माइनस 18 अगर करेंगे तो होगा 7x, तो 7x जो है वो बराबर होगा 56 के। तो x आपका आएगा कितना 8, तो x जो 8 आया अभी चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो देखेंगे। अगर 8 यहाँ पर डालेंगे तो 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, 25 होगा, ये हो गया 13। तो ऑप्शन 1 जो हो गया ये गलत हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन 2 पे चलते हैं। तो ये अगर 8 अगर पुट करेंगे 24 माइनस 5 कितना हो गया 19 इंटू 3 कितना आएगा 57 किसके बराबर आएगा 17 के, होगा क्या नहीं होगा। 3 पे चलते हैं। x प्लस 3 11 इंटू 2 22 आएगा, ये 15 प्लस 4 19, ये भी नहीं होगा। तो बचा 4, तो 4 ही करेक्ट होगा, अगर चाहो तो चेक भी कर सकते हैं। 47 पे चलते हैं। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5y माइनस 13x माइनस 8a टू ऑब्टेन 11x माइनस 16y प्लस 7a। तो क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों को। अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको इससे तो क्या होगा 5y प्लस 16y हो जाएगा ना। सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। 5y माइनस 13x माइनस 8x को सब्सट्रैक्ट करना है 11x माइनस 16y प्लस 7a से। तो क्या करेंगे होगा सब्सट्रैक्शन जो होगा 5y माइनस 13x माइनस 8a जो है माइनस 11x प्लस 16y माइनस 7a, ये होगा। अभी माइनस करके देखते हैं कितना निकल कर आता है 5y प्लस 16y कितना होगा 21y, 13x माइनस 11x होगा 24x माइनस 15a। तो ये निकल कर आया आपका सब्सट्रैक्शन 21y माइनस 24x माइनस 15a, जो कि ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पेडागोजी का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल फ्रॉम रूरल एरिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। दे नीड नॉट टू लर्न फॉर्मल मैथमेटिक्स एज इट इज ऑफ नो यूज टू देम। नो यूज मैथमेटिक्स जो है वो यूजफुल है सभी के लिए, एवरीवन के लिए यूजफुल है,
चाहे वो रूरल हो या अर्बन एरिया का लोग हो। तो ये डेली लाइफ में चाहिए ही चाहिए मैथमेटिक्स, चाहे फार्मिंग कर रहे हो, बैंकिंग में हो, कुछ भी कर रहे हो, सब में आता है मैथमेटिक्स। तो ये जो लिखा है नो यूज टू देम, ये गलत है। दे मे हैव रिच ओरल मैथमेटिक्स ट्रेडिशन एंड नॉलेज। चिल्ड्रन जो रूरल एरिया से आते हैं, रूरल एरिया के लोग लिखा है ना, रूरल एरिया से जो भी बच्चे आते हैं तो वो इनफॉर्मली डेली यूज करते हैं, डेली लाइफ में मैथमेटिक्स को यूज करते हैं। जैसे लोकल वे में काउंटिंग करना, लैंड को मेजर करना, ग्रेन टाइप, सब कुछ। तो डेली लाइफ में मैथमेटिक्स लगता ही है उनमें। तो डेली लाइफ में वो यूज करते हैं मैथमेटिक्स, तो सही होगा ये। दे डोंट नो एनी मैथमेटिक्स, नहीं, डेली लाइफ में वो यूज करें तो नो मैथमेटिक्स, कुछ भी मैथमेटिक्स उन्हें पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दे हैव पोर कम्युनिकेशन स्किल इन मैथमेटिक्स, नहीं, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। सेकंड पे चलते हैं। 49 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दिया गया है? एक्सियोम्स आर प्रोपोर्शन व्हिच आर एज्यूम्ड। एक्सियम जो है वो विदाउट प्रूफ से एक्सेप्ट किया जाता है। ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट मैथमेटिक्स का है। तो ये जो बात कही है सही है। एक्सियम्स आर स्पेशल थ्योरम, नहीं, थ्योरम जो है वो प्रूव्ड स्टेटमेंट है। एक्सियम जो है वो एज्यूम किया जाता है, ना कि प्रूव किया जाता है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। एक्सियम्स आर डेफिनेशन, ये भी गलत है। एक्सियम्स व्हेन प्रूवन बिकम थ्योरम। एक्सियम्स कभी भी प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। नॉट प्रूवन एट ऑल, नॉट प्रूवन एट ऑल एक्सियम, सो दे कैन नॉट बिकम थ्योरम। तो ये थ्योरम नहीं हो सकता, क्योंकि थ्योरम में प्रूव लगता है, एक्सियम में नहीं लगता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन 4 ओनली, ऑप्शन ए सही है। 50 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट contemporary व्यू ऑफ स्टूडेंट एरर इन मैथमेटिक्स। नॉट रिफ्लेक्ट पूछा है, नॉट रिफ्लेक्ट। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। दे शुड बी ओवरलुक्ड। तो एरर को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता है। टीचर को क्या करना चाहिए? एनालाइज करना चाहिए स्टूडेंट कहाँ पर गलती हो रहा है उनका। तो ये सही है। नॉट रिफ्लेक्ट पूछा है तो वो देखते हैं। नहीं, यहाँ पर ओवरलुक्ड दिया गया है ना, तो एरर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। टीचर क्या करते हैं, उन्हें जो भी एरर आ रहा है उन्हें एनालाइज करना चाहिए और स्टूडेंट्स का जो थिंकिंग है उसे समझना चाहिए। तो ये गलत है। दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का ही पार्ट है। मिस्टेक्स जो है वो नेचुरली हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम गलती से ही सीखते हैं। तो ये सही है। दे आर रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एरर जो है वो दिखाता है कि स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं और उनका कहाँ पर गलती हो रहा है। तो ये तो सही बात हो गई ना। दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर क्लासेस। टीचर को अगर पता चलेगा कि स्टूडेंट्स का यहाँ पर गलती हो रहा है, मतलब उन्हें टीचर को गाइड करने में मदद मिलेगा लेसन प्लानिंग करने के लिए, कि इस स्ट्रैटेजी से अगर हम पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स का और ज़्यादा हेल्प होगा। तो यहाँ पर गलत पूछा था, ऑप्शन 1 ही गलत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स इज ट्रू। मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन ट्रू है?
मैथमेटिक्स इज ए टूल। हाँ, मैथमेटिक्स एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे कि साइंस में हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डेली लाइफ में हो गया। मैथमेटिक्स को एक टूल की तरह ही यूज़ किया जाता है। और किसके लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो ये सही हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, मैथमेटिक्स इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट। मैथमेटिक्स एक आर्ट का फॉर्म है। हाँ, ये भी सही है। मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी होता है, ब्यूटी होता है, जैसे कि आर्ट से सिमिलर होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे प्रूफ होते हैं, वही है उनका आर्ट। तो ऑप्शन बी भी सही है। सी दिया गया है, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज। हाँ, ये भी सही है। मैथमेटिक्स में अपना खुद का जो है सिंबल है, उनका खुद का रूल है, स्ट्रक्चर है, जैसे कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों का। तो ये लैंग्वेज, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों ही सही है। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू प्रूव √2 इज ए इरेशनल नंबर, ए टीचर बिगिन बाय एज्यूमिंग दैट इट इज ए इरेशनल नंबर and then proceed to show how this assumption is not feasible. This is an example proved by। तो ये जो हम √2 एक अपरिमेय संख्या है, पहले हम मानते हैं कि यह एक रेशनल नंबर है, उसके बाद ही हम उसका प्रूव करते हैं। तो ये किस प्रोसेस है, ये एग्जाम्पल किस तरह का लिया जाता है? ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। पहले जो प्रूव करने के लिए बोला जाए उसका उल्टा मानो, उसके बाद ही प्रूव करो। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। 53 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ए डिजायरेबल असेसमेंट प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वंचित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? Only paper pencil tasks are suited to assess students because they require precise answer। नहीं, ये सही नहीं है। असेसमेंट सिर्फ रिटन टेस्ट से लिमिटेड नहीं है मैथमेटिक्स का, इसमें ओरल वर्क भी चलता है, एक्टिविटीज भी चलती है, रीजनिंग भी चलता है, सिर्फ पेपर पेन नहीं। होल्डिंग कॉन्वर्सेशन एंड 1-to-1 डिस्कशन विद चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन असेसिंग देम। हाँ, ये सही है। ये टीचर को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा कि कहाँ पर बच्चों का गलती हो रहा है, वो कैसे सोच रहे हैं। तो ये गुड है असेसमेंट के लिए। और ऑप्शन 3 जो दिया गया है, असेसमेंट शुड बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड फोकस ऑन द राइट आंसर ऑफ द चाइल्ड। नहीं, सिर्फ राइट आंसर पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए किस प्रोसेस से बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, कैसा उसका अंडरस्टैंडिंग है, ना कि सिर्फ फाइनल आंसर में फोकस करना चाहिए। ऑप्शन जो 4 है, इनकरेक्ट आंसर ऑफ चिल्ड्रन शुड लार्जली बी इग्नोर्ड बिकॉज वी नीड टू फोकस ऑन चिल्ड्रन स्ट्रेंथ। एरर जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमें बच्चों का जो इम्प्रूवमेंट है उसे डायग्नोस किया जाता है। तो इग्नोर अगर करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, इग्नोर नहीं करना चाहिए उसे। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा करेक्ट, और तीनों गलत है। Which of the following statement is true of learning mathematics? मैथमेटिक्स सीखने के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? Everyone can learn and succeed in mathematics। हाँ, ये सही है। Girls need extra attention because they are weaker in mathematics। ये स्टीरियोटाइप आ गया इसमें कि एबिलिटी पे हम शक कर रहे हैं कि गर्ल्स जो हैं वो मैथमेटिक्स में वीक होते हैं। मैथमेटिक्स का जो एबिलिटी है वो जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं होता। मैथमेटिक्स इज ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मीन्ड फॉर ए सिलेक्ट फ्यू। मैथमेटिक्स कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं होता है, ये सभी के लिए यूज होता है, यूनिवर्सल स्किल है, ये डेली लाइफ में यूज होता है। तो ये गलत हो गया।
इनफॉर्मल algorithm आर inferior टू फॉर्मल मैथमेटिक्स। इनफॉर्मल मेथड का मतलब क्या है, जो कि मेंटल मैथ हो गया, जैसे कि रियल लाइफ में हम काउंटिंग करते हैं वो हो गया। वैल्यूएबल एंड ऑप्टेन, ये क्या करता है, हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। सभी सीख सकते हैं और सभी सक्सीड कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। द रूल ऑफ प्रोपोर्शन रीजनिंग इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाज हाईलाइटेड बाय। ये जो प्रोपोर्शनल रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट रेशियो प्रोपोर्शन के, किसके द्वारा हाईलाइट की गई है? वैन हिल जो है, उन्होंने ज्योमेट्री लर्निंग लेवल जो है, ज्योमेट्री लर्निंग लेवल जो है वो दिए है, ना कि रेशियो प्रोपोर्शन। और जोल्टन डाइन्स जो है, उन्हें मैथमेटिक्स लर्निंग थ्रो मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन एंड गेम्स के लिए जाना जाता है, ना कि प्रोपोर्शनल रीजनिंग थ्योरी। जीन पियाजेट है, इनको ही जाना जाता है, क्योंकि जीन पियाजेट के जो आगे फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, वही एक्सप्लेन करते हैं लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग को। तो ये रिलेटेड किससे है? जीन पियाजेट से। लेव वाइगोस्की तो आपको पता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है और जेडपीडी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। ए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सॉल्व दोज वर्ड प्रॉब्लम which involve transposition in algebra. The best remedial strategy is to, क्या है अच्छा रेमेडी उसके लिए? गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर। ये बेस्ट तरीका नहीं है, ये मैकेनिकल ड्रिल हो गया। इसमें अंडरस्टैंडिंग के बिना ही प्रॉब्लम को बच्चा अकेला सॉल्व करेगा। गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम इन द अनदर लैंग्वेज नहीं। अगर आप लैंग्वेज चेंज कर देंगे, मैथमेटिक्स डिफिकल्टी का लेवल चेंज नहीं हो जाएगा। एक्सप्लेन वर्ड प्रॉब्लम इन सिंपल लैंग्वेज, ये पार्शियली तो सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। सिंप्लीफाई अगर कर देंगे तो कॉन्सेप्ट कैसे आपका समझ में आएगा, ये भी नहीं है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी यूजिंग अल्टरनेट मेथड। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंस इक्वेशन बनाना चाहिए, तो ये सही है जो मेथड। कंटेम्पोररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स पेडागोगी encourages टीचर्स टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको नहीं करना चाहिए? encourages the ability to approximate solution, ये सही है। नंबर सेंस को डेवलप करने में ये मदद करेगा। इंट्रोड्यूस कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉब्लम बिफोर डेवलपिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मॉडर्न पेडागोगी क्या कहता है? ये एक्सेप्ट कैसे गलत है, तो यहाँ पर गलत पूछा था, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। और जो बाकी जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ये तो बच्चे के लिए सही है, स्किल डेवलप करना ये भी सही है, लेकिन 2 जो है वो गलत है, इसमें 2 ही सही। 58 जो पूछा है वैल्यू निकालने के लिए, पहले ब्रैकेट का काम होता है। -4 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा आपका? -2। और -2 से अगर -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 6 निकल कर आएगा। उसके बाद क्या होगा? -3 इंटू -3 -7, ब्रैकेट दिया गया है ना, इसका काम पहले होगा, तो ये होगा 21 + 21 -8 13 हो गया। तो मतलब -3 इंटू 13 हो गया। 13 इंटू 3 कितना हो गया? 39। तो 6 -39 -39 +39 हो गया।
तो इसका अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, और एक ब्रैकेट दिया गया है 4 इंटू -48 डिवाइड 6 कितना होगा, -8 होगा। -8 प्लस 4 कितना होगा, -32। तो ये हो गया आपका, तो कितना होगा 6 प्लस 39 -32। 39 प्लस 6 हो गया 45 -32 हो गया 13। ऑप्शन 3। द फ्रैक्शनल आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज। तो ये जो वैल्यू दिया गया है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़ा से छोटा उसे सजाओ। तो इससे पहले हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 44/49 ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0.897। 33/38 आपका होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 868। 22/25 आपका हो जाएगा 0.88। 24/29 आपका हो गया 0.828। तो सबसे बड़ा जो संख्या है वो कितना हो गया, सबसे बड़ा जो हो गया वो 44/49 हो रहा है। तो 44/49 इन दोनों में, दोनों ऑप्शन में है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 0.88, मतलब थर्ड नंबर जो है 22/25 जो कि ऑप्शन 3 में प्रेजेंट है। तो 59 में हो गया आपका ऑप्शन 3। 60 में चलते हैं अभी। Which one of the following statement is not true for integer? इंटीजर के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है बोल रहा है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है या नहीं, मतलब a इंटू बी इंटू सी अगर करेंगे तो ये बराबर होगा a इंटू बी इंटू सी, ये सही बात बोल रहा है। डिवीजन इज कम्यूटेटिव। डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव है। तो देखते हैं अगर a डिवाइड b करेंगे हम तो ये बराबर होगा क्या b डिवाइड नहीं है, क्योंकि 6/3 अगर करेंगे तो ये 3/6 इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। तो ये गलत है। तो यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा था, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। 3 अगर चेक करना चाहेंगे, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब अगर एक से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ निकल कर आती है। a इंटू 1 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये सही है। 4th चलते हैं। सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन a माइनस b अगर करेंगे वो b माइनस a के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो ये भी नॉट कम्यूटेटिव लिखा है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट जो पूछा है नॉट ट्रू पूछा है। एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन ये जो नोट लिखा है उसे हम अच्छे से नहीं पढ़ते। तो ये पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं सही है, मतलब ऑप्शन 1 टिक करके हम चले आते हैं। तो ऐसा ही दिक्कत होता है, इसलिए हमारा जो स्कोर है वो अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे सजेशन ये रहेगी कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को, उसके बाद ही उसका आंसर दो, ताकि आपका अच्छे से स्कोर हो पाए। जिस तरह यहाँ पर तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब ध्यान से आप पढ़ के उसे सॉल्व करो। देखो आपका कैसे 30 में से 30 स्कोर होता है। तो यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक और पेडागोगी के क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये 2019 का पेपर है, पेपर 2 का है। 2019 का पेपर है, पेपर 2 का पेपर है ये, पेपर 2। तो 30 में से 30 आपको
अगर अच्छा स्कोर करना है सीटेट एग्ज़ाम में तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, वही आपका स्कोर अच्छा लेके आएगा। तो आप जितना चाहे उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मेरे चैनल को आप विजिट करो, मैंने यहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया है। पेडागोगी सब्जेक्ट भी अगर पढ़ना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका 30 में से कितना स्कोर हो रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, सितंबर की महीने में एग्ज़ाम होगा, तो उससे पहले आप लोग प्रिपेयर होके रहो। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।